हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट 10 और हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। ओके, तो टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे। वो मार्केट या वो प्लेस जहाँ पर ट्रांजैक्शन तो होगा, वो फाइनेंस से रिलेटेड होगा। ओके, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यक्ति हैं। ओके, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ओके, ए के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ओके, और बी के पास जो है वो पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन उसको क्या करना है, बिजनेस करना है। सो दैट ए को क्या करना चाहिए, ए को चाहिए कि जो उसके पास पैसा है वो कहीं सिक्योर रहे। ए के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो वो चाहता है कि जो पैसा उसके पास है वो पैसा किसी सिक्योर जगह पर हो, सेफ हो और उसे क्या मिले, उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो वो घर में अगर पैसा रखेगा तो हो सकता है पैसा चोरी हो जाएगा और उसे रिटर्न भी कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बी जो है उसके पास आइडिया है कि मुझे बिजनेस करना है, बहुत सारा चीज़ अचीव करना है, लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होगा उसका। ओके, बहुत सारी चीज़ें उसे अचीव करनी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के पास पैसा है बट सिक्योरिटी नहीं है। तो एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ट्रांजैक्शन होगा। ये क्या कर सकता है, अपने पैसे को यहाँ पर सेफ रख सकता है, सिक्योर रख सकता है और इसी मार्केट से उसे कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। सो लेट्स सी द डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट रेफर किया जाता है वो मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, जहां पर हम क्या देखते हैं कि हम क्रिएट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं किस चीज़ को, फाइनेंशियल एसेट्स को। यहाँ पर हमने देखा कि ए के पास पैसा था तो ए ने क्या किया, इस फाइनेंशियल मार्केट को दे दिया, है ना। और इट इज़ एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन सेवर एंड बोरोवर्स। ये दो व्यक्ति के बीच में क्या है, इंटरमीडिएटरी है, मिडिल मैन हम इसको बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति बोरो करेगा, बी को क्या करना है, बोरो करना है और ए को क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि सेवर और बोरोवर, है ना, दोनों के बीच में क्या है, इंटरमीडिएटरी है, मिडिल मैन की तरह एक्ट कर रहा है। इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड प्रोवाइडिंग द सेम टू दोज हु वांट टू यूज देम। ओके, ये क्या कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है। एक जगह जो पैसा जमा था, सिक्योर नहीं था, एक जगह बस वो पैसा इकट्ठा था लेकिन उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। ओके, अगर ए के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ए ने अपने लॉकर में उसे रख दिया है, कहाँ रख दिया है, लॉकर में रख दिया है, तो ए ने अगर लॉकर में रख दिया, क्या वो पैसे से रिटर्न आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। अगर चोरी हो गया तो पैसा भी चला गया, तो चांसेस जो है सेव होने के वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर इसी पैसे को हम फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं और जो हमारा बोरोवर है उस पैसे को वो अपने पर्पस के लिए यूज़ करेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें रिटर्न मिलने का चांसेस है वो बढ़ जाएगा या हमें कुछ ना कुछ उस पैसे से रिटर्न मिलेगा। तो हमारा जो पैसा है वो मोबिलाइज हो रहा है, किसी और व्यक्ति के द्वारा उसे यूज़ किया जा रहा है। ओके, हु वांट टू यूज़ देम, जिसे यूज़ करना है। ए के पास क्या पैसा है लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि हमने पैसा कहाँ यूज़ करना है। बी के पास पैसा नहीं है बट उसके पास आइडिया है, वो जानता है कि अगर उसके पास पैसा आएगा तो वो किस जगह इन्वेस्ट
कर सकता है या इन्वेस्ट वो करेगा। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा था कंसेप्ट फाइनेंशियल मार्केट का। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। इसका फंक्शन क्या है? पॉइंट नंबर 1, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा पैसा है, फॉर एग्जांपल ए का जो पैसा है, ए का पैसा क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, जिसके कारण उसका सही तरीके से यूज़ हो पा रहा है, चैनलाइज कर दिया गया है और उसका प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है, उससे किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। कैसे? मान लेते हैं कि बी को क्या करना था? बिजनेस करना था, लेकिन बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो उसने पैसा कहाँ से लिया? फाइनेंशियल मार्केट से लिया। अब जो वो बिजनेस करेगा और उसमें वो जो अर्न करेगा प्रॉफिट, ठीक है, एक तो उसको भी फायदा होगा, उसका बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया, उसका जो पर्पस था, जो गोल था, है ना, जो गोल था, जिस चीज़ को अचीव करना था, वो भी पूरा हो रहा है। और एट द सेम टाइम हम देख पा रहे हैं कि जो ए को चाहिए था कि मुझे, मेरे पास जो पैसा है, मुझे उस पैसे से कुछ ना कुछ रिटर्न हो। तो जो हमारा बी जो है वो प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है वो किसके पास जाएगा? रिटर्न के तौर पर ए के पास जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पैसा एक जगह लॉकर में जमा था, उसका प्रोडक्टिव यूज हो रहा है। ओके, बिजनेस अगर होगा तो सोसाइटी के नीड्स को पूरा किया जाएगा। मान लेते हैं कि ए बी जो है वो प्रोडक्शन करेगा किसी प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो सोसाइटी का क्या पूरा हो रहा है? नीड पूरा हो रहा है ना। जितने भी कस्टमर्स हैं उनका नीड पूरा हो रहा है, उनको जो चीज़ चाहिए वो सोसाइटी में सप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक पैसा एक लॉकर में जमा था, लॉकर में रखा हुआ था, जब वो लॉकर से निकल के फाइनेंशियल मार्केट में आता है और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जब वो उन बोरोवर्स के पास जाता है, ओके, जो वहाँ से पैसा कलेक्ट करते हैं, या उन लोगों के पास जाता है जिनके पास आइडिया है, ओके, थोड़ा क्रिएटिव करना चाहते हैं और वो उस पैसे को उस पैसे का वो प्रोडक्टिव यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो उस पैसे का सही तरीके से यूज़ होना चाहिए वो वहाँ पर हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट, फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग फ्रॉम द सेवर टू द इन्वेस्टर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेवर है उसके पास से कहाँ पैसा जा रहा है? इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। फ्रॉम द सेवर टू द इन्वेस्टर्स, ए ने क्या किया? सेव किया, तो ये क्या बन गया? सेवर बन गया। ये पैसा फिर किसके पास जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू बी के पास जा रहा है, तो बी क्या करेगा? उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट देयर सेविंग। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हेल्प करता है लोगों को, पीपल को, कि वो अपने पैसे को या अपने सेविंग को क्या करे? इन्वेस्ट करे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास अगर मान लेते हैं 100 रुपये है तो कल को इसका थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। अगर हम उसे लॉकर में रख देंगे, क्या वो 100 से 101 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उस लॉकर में उसे कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। ओके, आप देखोगे कि बैंक में अगर कोई पैसा जमा होता है तो बैंक वाले क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। तो वहाँ पर भी पैसे का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। ओके, तब जाकर के बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास जितना पैसा है हमें उसे इंक्रीज करना है या उससे कुछ रिटर्न चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट देयर सेविंग इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, वहाँ पे जाके वो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अर्न इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, और वो क्या अर्न कर सकते हैं? कुछ ना कुछ उन्हें रिटर्न वहाँ से ज़रूर मिलेगा, है ना। अगर फाइनेंशियल मार्केट ने एक ऑप्शन दिया है सेवर और बोरोवर का, है ना, सेविंग करने का या इन्वेस्ट करने का, तो उसने कुछ ना कुछ ऑप्शन दे रखा होगा उस व्यक्ति को जो वहाँ पर पैसा अपना सेव कर रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर
2, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है या किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है किस पर? तो डिपेंड करेगा वो सप्लाई और डिमांड पर, कि मार्केट में कितना उसका डिमांड किया जा रहा है और किस रेशियो में या किस तरीके से उस डिमांड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सप्लाई किया जा रहा है ना। तो फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। ये डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या है। Demand and supply of financial assets and securities in financial market help in deciding the price of various financial securities। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हम एक प्राइस फिक्स करना चाह रहे हैं, है ना, प्राइस ऑफ वेरियस financial securities where business firm represent the demand and household represent the supply। Okay, point number 3, provide liquidity to financial assets। financial assets can be easily converted into cash। financial assets जो है वो बहुत आसानी से, बहुत easily वो कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन as financial market provide facility of purchase and sale of financial assets। financial market जो है वो facility provide करता है या वो option देता है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मैंने आपको अभी ऑप्शन दिया ए का और बी का, तो ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्ट कर रहा है या अपने पैसे को वो सेव कर रहा है ना। और ये क्या कर रहा है, वहाँ से वो बोरो कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक ऑप्शन देता है जहाँ पर हम परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, क्या, फाइनेंशियल एसेट्स को, है ना। तो फाइनेंशियल एसेट्स को सेल एंड परचेज करने का भी ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, ओके, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन? बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू बायर एंड सेलर। अगर हम बायर्स और सेलर्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, किस चीज़ के बारे में या किस चीज़ का इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर बायर्स को और सेलर्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया जाए ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इट हेल्प्स टू सेव टाइम। तो वो क्या सेव करेगा, उन लोगों का टाइम सेव करेगा, एफर्ट्स सेव करेगा, है ना। जितना वो लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे या रॉन्ग डायरेक्शन में वो लोग सर्च करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या कभी वो अपने गोल तक रीच कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट है उसने एक प्लेस दे दिया है जहाँ पर आप करके बायर्स एज वेल एज सेलर्स दोनों ही अपने एनर्जी को सही जगह पर क्या करेंगे, लगाएंगे और वहाँ पर उनके नीड्स को पूरा किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेलर्स की, तो सेलर्स क्या करेंगे, अपना वहाँ पर आकर के सेव करेंगे पैसा, ओके, और बायर वहाँ पर आकर के परचेस करेंगे। तो सेलिंग एंड परचेज अगर राइट प्लेस पर होगा तो वो लोगों का टाइम भी सेव होगा, एफर्ट्स भी सेव होगा एंड मनी डैट वुड हैव बीन स्पेंड बाय देम टू फाइंड ईच अदर। और वो लोग जो अपना पैसा खर्च करेंगे किसको सर्च करने में, बायर्स पैसा खर्च करेगा सेलर्स को सर्च करने में, है ना, और सेलर अपना पैसा खर्च करेगा बायर को सर्च करने में। तो देख रहे हैं कि दोनों का ही जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, एफर्ट्स भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसी कारण जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हेल्प प्रोवाइड करता है ना, दोनों को मदद देता है टू फाइंड ईच अदर, दोनों को खोजने में, दोनों को राइट प्लेस पर अवेलेबल करवाता है। अगर हम देखते हैं कि जो हमारे टाउन में, ओके, हम बात करते हैं अगर हमारे टाउन में जो
डेली मार्केट है जहाँ पर हमें डेली यूज़ का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। कहाँ? डेली मार्केट। हमें पता है कि किस जगह पर हमारे टाउन में डेली मार्केट है ना, कितने बजे से कितने बजे तक वो ओपन रहता है। ओके, कौन कौन सी चीज़ें किस किस एरिया में अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम सही समय पर वहाँ जाएंगे तो हम अपने टाइम, एफर्ट्स और मनी को बचा पाएंगे, है ना, और सही चीज़ परचेस करके अपने घर वापस आएंगे। ओके, उसी प्रकार वो बायर और सेलर जिसे परचेस करना है, सेल करना है सिक्योरिटीज़ का के रिगार्डिंग, तो उनको अगर राइट प्लेस मिल जाएगा, राइट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वो लोगों का जो एनर्जी है या टाइम है वो सेव होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स कैन बी बाई और सेल सिक्योरिटीज थ्रू ब्रोकर्स। अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं क्या? सिक्योरिटीज। किसके थ्रू? तो ब्रोकर्स के थ्रू। ओके, हम लोगों ने ब्रोकर्स के बारे में पढ़ा है, तो ब्रोकर्स के थ्रू वो क्या करेंगे? सेल आउट कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। हु चार्जेस अ नॉमिनल कमीशन, जो क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है। हम देखते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं होता है तो हम मिडिल मैन को फाइंड आउट करते हैं। ओके, मिडिल मैन क्या करता है? उस चीज़ को अचीव कराने में हमारा हेल्प करता है या ईजिली अवेलेबल करवा देता है। तो जो व्यक्ति हमें जो चीज़ ईजिली अवेलेबल करवा दे रहा है तो वो अपना समय उस चीज़ में दे रहा है, अपना एफर्ट्स लगा रहा है ना, तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ पे करना होगा, तो वो कमीशन लेता है। ओके, तो नॉमिनल कमीशन उसे पे करना पड़ता है फॉर देयर सर्विसेज, वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, वो इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो बाई और सेल सिक्योरिटीज थ्रू ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स के माध्यम से वो बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को, लेकिन उसके बदले में उन्हें ब्रोकर्स को कुछ नॉमिनल कमीशन पे करना पड़ेगा। दिस वे द फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो इसी माध्यम से जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ट्रांजैक्शन का, और जिसका वैल्यू जो है या कॉस्ट जो है वो बहुत ही नॉमिनल है या बहुत ही लो है। ओके, तो बहुत ही लो प्राइस पर या लो कॉस्ट पर बायर और सेलर एक जगह अवेलेबल हो रहे हैं, वो लोगों का टाइम और एनर्जी भी सेव हो रहा है या राइट डायरेक्शन में वो लोग उस चीज़ को पुट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमें दो टाइप्स याद रखना है। पहला हमारा है मनी मार्केट और दूसरा हमारा है कैपिटल मार्केट। ओके, तो टाइप्स में हमने कितना टाइप्स देखा? दो टाइप देखा। पहले हमने देखा मनी मार्केट और फिर कैपिटल मार्केट। पहले हम बात करेंगे कि मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट इज द मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर हमें पैसा अवेलेबल होगा, फंड्स भी अवेलेबल होंगे, लेकिन जो उनका ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। हम लोग जानते हैं कि एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। ओके, तो शॉर्ट टर्म जो होता है वो मनी मार्केट से रिलेटेड होगा। ओके, शॉर्ट टर्म फंड्स दैट मींस फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। कितने साल के लिए? तो अप टू 1 ईयर के लिए, क्योंकि ये छोटे समय के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो 1 साल के लिए ओनली। इट इज कंसिडर एज अ मार्केट फॉर प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल। ओके, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? वर्किंग कैपिटल को ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। जो डे टू डे जो हमारे एक्सपेंसेस आते हैं जिसको हमें पूरा करना होता है ना, उस एक्सपेंसेस को हम कहाँ से पूरा करेंगे? तो हमारे पास उतना फंड्स अवेलेबल होना चाहिए जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स को क्या करेगा? पूरा करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज नेचर ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट का नेचर क्या है? ओके, द फर्स्ट वी हैव इज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। फंड्स आर रेज्ड इन मनी मार्केट बाय इशूइंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कहां से रेज होगा? फंड्स वेयर रेज्ड इन मनी मार्केट बाय इशूइंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज को छोटे समय के लिए शॉर्ट टर्म में रेज करके हम पैसा क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
मीटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, इसका जो मेन मकसद है वो क्या है कि छोटे छोटे फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना। मनी मार्केट फोकस ऑन मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जिसको हम कम समय में पूरा कर सकते हैं और पूरा करने के बाद हम उससे फिर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो वैसे एक्सपेंसेस के लिए क्या है, मनी मार्केट है ना, जहां पर हम अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, मनी मार्केट डील इन शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म से डील करता है, हम लोगों ने पहले ही देखा। और सिक्योरिटीज कंटेनिंग मैच्योरिटी कैन बी इशूड फॉर अ सिंगल डे, ओके, एक दिन के लिए भी। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, अप टू 1 ईयर, कम से कम कितना जाएगा या मैक्सिमम कितना जाएगा, तो 1 साल जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि टर्म ऑफ सिक्योरिटीज कितना जा सकता है, अगर हम मिनिमम भी देखते हैं तो 1 दिन उसमें हम ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बोलता है मेजर पार्टिसिपेंट, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, financial institutions and finance companies are major participant of money market। अगर मनी मार्केट में हम बात करें कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है या किसका किसका पार्टिसिपेशन होता है, तो हमें याद रखना है आरबीआई के बारे में, ओके, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंस कंपनीज, इन लोगों के द्वारा ही पार्टिसिपेशन किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, लोअर रिटर्न, द सिक्योरिटीज ऑफ मनी मार्केट गिव लोअर रिटर्न। मनी मार्केट में जो रिटर्न प्राप्त होता है, ओके, जो रिटर्न मिलता है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो उसका टाइम पीरियड है वो कम है। किसमें काउंट होता है, ये शॉर्ट पीरियड में काउंट होता है, शॉर्ट टर्म में काउंट होता है ना। जब ये शॉर्ट टर्म में काउंट हो रहा है तो इसका जो रिटर्न मिलेगा वो भी कम होगा इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म। अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, लॉन्ग टर्म से अगर हम कंपेयर करेंगे या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से कंपेयर करेंगे तो इसका हमेशा कम होगा ड्यू टू शॉर्टर ड्यूरेशन। इसका जो टाइम पीरियड है या जो बॉन्डेशन है वो कम समय के लिए है। तो जब कम समय के लिए है तो अगर हम उसमें ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा रिटर्न हो तो उसका जो परसेंटेज है वो कम होगा। अगर हम कंपेयर करेंगे लॉन्गर टर्म सिक्योरिटीज से या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से कंपेयर करते हैं तो हमेशा इसका जो है रिटर्न है वो लो रहेगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सेफ्टी, द सिक्योरिटीज ऑफ मनी मार्केट आर नॉर्मली सेफ। मनी मार्केट में जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं वो सेफ रहते हैं। क्यों सेफ रहते हैं, दे हैव मिनिमम रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट होने का जो रिस्क है या जो चांसेस है वो कम रहता है। अगर डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस कम है तो वो सेफ रहेगा। जहाँ पर डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो रहा है या लोगों के द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है एज आई कंपेयर टू मनी मार्केट ड्यू टू शॉर्टर टर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर ये काउंट हो रहा है। देखो पॉइंट नंबर 5 में हम लोगों ने देखा कि जो रिटर्न है वो कम मिल रहा है, लेकिन पॉइंट नंबर 6 में एक फ़ायदा ये हो रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस है लॉन्ग टर्म में वो शॉर्ट टर्म में नहीं हो रहा है ना। मनी मार्केट में वो चीज़ नहीं हो रहा है या हो भी रहा है तो उसका जो चांसेस है या जो परसेंटेज है वो मिनिमम है ना। अगर मिनिमम रहेगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस जगह पर आएंगे क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो कम उन्हें बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करने वाले हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ते हैं ट्रेजरी बिल क्या है। दे आर इशूड बाय आरबीआई। ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। तो आरबीआई किसके बिहाफ में इशू करता है, तो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू करता है। अगर आरबीआई के पास ये ऑप्शन है कि वो ट्रेजरी बिल इशू करे तो किसके कहने पे करेगा या किसके बिहाफ में वो करेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में वो करता है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड। ओके, यहां पर भी हम लोगों ने देखा कि जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, ओके, रिक्वायरमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन रिक्वायरमेंट किस चीज का है, तो रिक्वायरमेंट फंड्स का है ना। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहां पर आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है। ओके, आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन फेस वैल्यू, उस प्राइस पर करता है या लोअर देन दी फेस वैल्यू, जो उसका फेस वैल्यू होगा उससे हमेशा वो लो रहेगा। ओके, एंड आर रीपेड एट पार, और जब उसको रीपेड किया जाएगा तो किस पर किया जाएगा, पार पर किया जाएगा। ओके, दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसका मतलब ये होता है कि वो फ्रीली क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेबल है, एंड दे आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट, और वो किसके अमाउंट, मिनिमम अमाउंट क्या है, ₹25,000 एंड इन देयर ऑफ एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ। ओके, तो ये हमारा था ट्रेजरी बिल। नाउ वी हैव कमर्शियल बिल। अब कमर्शियल बिल क्या है और ये कौन इशू करता है, ये क्या है, ये क्या कंटेन करता है, इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट issued by large credit worthy companies, okay, to raise short term fund at lower rate of interest। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, लो होगा देन मार्केट रेट। मार्केट रेट में जो या मार्केट में जितना परसेंटेज या जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो हमेशा उससे कम रखता है। ओके, देन मार्केट रेट, दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद इन अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। अब इसका डे याद रखना, कब से कब तक, तो 15 डेज से लेकर के पूरे 1 साल तक। ओके, तो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 क्या है, कॉल मनी। इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ओके, कॉल मनी क्या है, ये भी एक तरीके का शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। ओके, रीपेबल ऑन डिमांड विथ अ मैच्योरिटी पीरियड। कब रीपे किया जाएगा, डिमांड विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डेज। कब से कब तक याद रखना है, 1 डे टू 15 डेज। डेज जो है या जो ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चंस आ जाए, पूछ दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी कि जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कब से कब तक होगा कॉल मनी का। तो याद रखना है कि मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 डे टू 15 डेज यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। अगर ये किसके लिए यूज किया जाता है तो ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर। ये एक मेथड है। कॉल मनी क्या है, कॉल मनी एक मेथड है जहां पर एक बैंक जो है वो बोरो करता है किससे, अदर से, है ना। क्यों बोरो करता है, क्या कारण होता है कि जो बैंक वो दूसरे बैंक से बोरो करता है, टू बी अबेल टू मेंटेन द CRR। CRR क्या होता है, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी उतना पैसा बैंक के पास होना चाहिए। ये आरबीआई का क्या है, नॉर्म्स है। टू मेंटेन द CRR रेशियो एज पर आरबीआई, आरबीआई के अनुसार उतना जो पैसा है या जो कैश है वो उस बैंक के पास होना चाहिए। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज द कॉल रेट। और जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है ओके उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉल रेट। तो कॉल मनी में हम लोगों ने देखा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसको रीपे
कब उसके डिमांड पर कब या वो कब मैच्योरिटी पीरियड में आएगा, तो मैच्योरिटी पीरियड उसका है 1 डे टू 15 डेज, 1 दिन से लेकर के 15 दिनों तक, विच इज़ यूज फॉर इंटर ट्रांजेक्शन, जिसको बैंक जो है वो आपस में इंटरैक्ट करता है या ट्रांजेक्शन करता है। ओके, एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करता है, बोरो करता है पैसा, और इसको हम CRR भी बोलते हैं, टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, जो अपने पास उसको इतना पैसा रखना अनिवार्य है, और जो इंटरेस्ट पे करता है बैंक, उसे हम बोलते हैं कॉल रेट। ओके, नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या बोलता है, इट इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, issued in bearer from the commercial bank, okay, and financial institution, okay, they can be issued to individual, वो किसी इंडिविजुअल को, कॉरपोरेशन एंड कंपनीज फॉर रेजिंग मनी। क्यों किया जाता है, ताकि वो पैसे को क्या कर पाए, रेज कर पाए, फ्रॉम अ शॉर्ट पीरियड, कम समय के लिए, है ना, या कम टाइम के लिए वो पैसा रेज कर पाए। अब इसका हम देखते हैं कि रेंज क्या है, फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर, ये भी याद रखना है, 91 डेज टू 1 ईयर। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रेजरी बिल के बारे में, ओके, कमर्शियल पेपर के बारे में, कॉल मनी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसके और भी पॉइंट्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।